नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए एक बार मुझे ज़ोरदार सभी साथी कमेंट करके बताइए कि क्या हमारी आवाज़ और वीडियो की क्लैरिटी आप तक पूरी तरीके से विधिवत पहुंच रही है। तो सभी लोगों का जल्दी से कमेंट आना चाहिए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और आपको पता है कि आज हम जो है बिल्कुल एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सीडीएस और एनडीए एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ओरिएंटेड इंग्लिश लेकर के आ गए हैं। और बिल्कुल आज हमारी इंग्लिश की शुरुआत है इस बैच के लिए। बिल्कुल नया बैच शुरू होगा। और यहाँ से प्यारे दोस्तों आपको जो बिल्कुल एकदम गंभीरता के साथ पढ़ाई करना है। और मैं पूरी तरह से एक एक टॉपिक वाइज आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाऊँगा। और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। तो चलिए जो आज मैं बात करने वाला हूं, जो आज की लड़ाई से जहां से मैं आगाज़ करूंगा वो बात हम लोग आज करेंगे वॉइस पे। काहे पे करेंगे? वॉइस। एयरफोर्स के एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो वॉइस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। वॉइस से हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आना ही आना होता है, इसमें कोई इफ बट नहीं होता है। तो चलिए आज मैं पूरी तरह से बात करूंगा किस पर? वॉइस पर। वॉइस की आज मेरी पहली क्लास होगी। इसमें बिल्कुल हम लोग बेसिक से बात करेंगे और एक एक बातों को समझते चलना। आपको कॉपी पेन के साथ आपको बैठना है, एक एक चीज को आपको नोट करते चलना है। तो सबसे पहले भाई साहब हम लोग बात किस पे करेंगे? वॉइस पे। तो किसी चीज को पढ़ने से पहले, किसी चीज को जानने या समझने से पहले सबसे पहले हमें उसकी बेस पकड़ना चाहिए। अगर किसी भी चीज में आपको झंडा गाड़ना है तो सबसे पहले आप उसका बेस पकड़ो। किसी भी चीज का मेरे भाई अगर आप बेस पकड़ ले गए, अगर किसी भी चीज का आप बेसिक समझ ले गए तो समझ लीजिए कि आगे की बातें आपको समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बेसिक को समझने में समस्या रख दी तो फिर आगे की बातें आपके समझ में नहीं आ सकती हैं। इसीलिए बिल्कुल आपको पूरी तरह से बेसिक से एक तरफ से समझते चलना है। मैं सबसे पहले वॉइस पे बात करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि वॉइस होता क्या है? वॉइस क्या होता है? तो इधर देखिए वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात इन पे तो याद रखिएगा, जो वॉइस आपके सामने हेडिंग पड़ी है, वॉइस के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? वॉइस के मेरे भाई दो टाइप होते हैं। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। एक आपका क्या होता है? पैसिव वॉइस। समझ गए? एक आपका एक्टिव वॉइस, एक आपका पैसिव वॉइस। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव पढ़ने से पहले आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। तो याद रखिएगा वॉइस दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस को कितने, तो आपको यह भी बताना कि सेंटेंस भी कितने, दो टाइप। एक होता है कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और एक किसी सेंटेंस को कौने वॉइस में लिखा जा सकता है, पैसिव वॉइस में भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? यानी सेंटेंस जैसे एक्टिव वॉइस कह दिया जाए आई एम राइटिंग आ लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा है। और पूरी की पूरी बातें हमको इस पे करना है। पेपर में आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलता है और ये पूछता है कि इसका पैसिव बनाइए। नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, अगर आप सही से नहीं पढ़े होते हैं तो मामला गड़बड़ करके चले आते हैं। तो बिल्कुल आज की क्लास में, आज की इस लड़ाई में यही देखने वाले हैं कि जो इस तरह के बिल्कुल पेपर में आने वाले नंबर एकदम फिक्स हैं, उनको बिल्कुल मुझे नहीं छोड़ना है। तो चलिए मैं बात आगे की करूंगा। यानी कहने का मतलब वॉइस कितने टाइप के? दो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। किसी भी सेंटेंस के कितने टाइप? एक, दो। एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को लिखा जा सकता है और दूसरा पैसिव वॉइस में। जो पैसिव बनता है वो इसी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, उसी का पैसिव बनता है। इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अब मैं उन पे बात आगे करूंगा, उन पे मैं अब आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले चलिए सभी लोग एक एक बात को नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। सबसे जो पहली बात है वो आपको सेंटेंस
पहचानना, सेंटेंस पहचानना है सबसे पहले। और सेंटेंस में एक आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर वर्ब पहचानना है कि वर्ब क्या है, सेंटेंस की वर्ब कहां पे है। और जो तीसरी बात है, आपको सबसे जरूरी बात, आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। याद रखिएगा, सेंटेंस को सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए हमको सेंटेंस पहचानने का ज्ञान होना चाहिए। हमें सेंटेंस में क्या क्या पहचानना है, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने में कितनी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना है, उसके बाद हमको सेंटेंस की वर्ब पहचानना है, उसके बाद हमको सेंटेंस का क्या पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। जब हमको इन तीनों चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी तो मैं किसी भी सेंटेंस को आराम से एक्टिव से पैसिव में बदल सकता हूं। तो चलिए, जैसे एक बात कही जाए, जैसे कह दिया जाए कि एग्जाम्पल भी मैंने लिखा था, आई एम राइटिंग आ लेटर। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब जरा इसमें आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, ये जो इतना हमारा लिखा है, ये इतना हमारा क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी आई एम और राइटिंग, ये आपका ये वाला क्या है, ये वाला आपका क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और जैसे ही मैंने आपको पता चली कि ये हमारी इतना क्या है, आई एम और राइटिंग हमारी वर्ब है, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे कि वर्ब से पहले और एक कंडीशन आती है वर्ब के बाद। तो याद रखिएगा, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो बताओ, ये आई वर्ब के पहले लिखा है, यानी आई हमारा क्या हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बताओ जरा, ये लेटर हमारा वर्ब के बाद लिखा है कि नहीं, लेटर, तो आ लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई मेरे भाई कि वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कहां होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दो कि गुरुजी जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। तो चलिए, ये बात मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आई होगी। चलिए, अब मैं इसको हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, अब मैं आगे चलता हूं। एक एक बातों को बिल्कुल आपको समझते चलना है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल यहां से एक नंबर श्योर है। चलिए, अब सबसे पहले हमें देखना क्या है, हमें सबसे पहले देखना यह है कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का लफड़ा होता है, तो एक तरफ आप लिखिए सब्जेक्टिव केस, एक तरफ आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और हमारा दे हो गया, या किसी का नाम हो गया बच्चा, जैसे कह दिया जाए क्या, राम कह दिया जाए। तो बताओ जरा सभी लोग, जल्दी जल्दी से मुझे ये बताओ कि आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप कहोगे गुरुजी मी होता है, वी का अस होता है, यू का क्या होता है, यू का यू ही होता है, ठीक है। ही का आपको पता है कि हिम होता है, सी का आपको पता है कि हर होता है, इट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही यानी इट होता है, दे का ऑब्जेक्टिव क्या, आप कहोगे गुरुजी देम होता है। और जब भी किसी का नाम दे दिया जाए तो नाम को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में एक ही तरह लिखा जाता है, तो राम का क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया जाए, ही राइट्स आ बुक, ही राइट्स आ बुक। तो और एक लिख दिया जाए, ही टीच अस। तो याद रखिएगा, एक लिख दिया जाए क्या, राम टीच मोहन। इधर देखिएगा,
अब आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ समझना है। इधर देखिए, अब यहां पे क्या लिख दिया गया है, ही राइट्स अ बुक, ही टीच अस, राम टीच मोहन। अब बताओ जरा, ये हमारी क्या तो कहोगे गुरुजी वर्ब है। मैं पूछूंगा ये क्या है तो कहोगे गुरुजी वर्ब है। मैं पूछूंगा ये क्या है, कहोगे गुरुजी ये तीनों लाइन से वर्ब हैं। मैं कहूंगा कि बच्चा वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, यानी हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के पहले होता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है। ठीक है, यहां पर भी इसीलिए देखो टीच वर्ब है, वर्ब के पहले ही लिखा है, लेकिन इधर वर्ब के बाद हमने क्या लिख दिया, यहां पे हमारा वी होता, वी का हमने क्या लिखा है, अस लिखा है। क्यों? क्योंकि वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। इसीलिए यहां पे टीच है तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, बुक हमारा नाउन है, नाउन को तो उसी तरह लिखोगे, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमको अपने आप में समझना है। लेकिन यहां पे हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है, तो वी का क्या होता है, अस होता है। तो इसीलिए हमने वी का क्या कर दिया है, अस कर दिया वर्ब के बाद। राम टीच मोहन, राम मोहन को पढ़ाता है, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, ठीक है, एक नाम लिखा है, वर्ब के बाद मोहन क्यों लिखा है, क्यों? क्योंकि मोहन एक नाम है और नाम का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई नहीं होता है, नाम को उसी तरह से लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सभी के समझ में आई होगी। तो चलिए मैं बात अब आगे की करता हूं। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो अब मैं बात आगे की करता हूं। चलिए आगे मैं बहुत ही विधिवत तरीके से बात करने वाला हूं। आगे चलिए क्या बात मैं करूंगा, अब मैं बात करूंगा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, ही टीच मी, ही टीच मी दे दिया जाए बच्चा एक एग्जाम्पल, और ये एक्टिव वाई है, एक्टिव वॉइस है सॉरी, और इसको बनाना है मुझे पैसिव वॉइस। अब ये तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों ने इसको एकदम उड़ा दिया झटके में। लेकिन मामला ये है बच्चा कि मान लो इसी तरह का कोई बड़ा आ जाए, या इससे बड़ा कोई, अब इनसे बड़ा नहीं आता है, कोई कहने की बातें हैं सब। इसका पैसिव कैसे बनाओगे, कैसे बनाना है? तो जाहिर सी बात है, अब वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से सभी लोगों को यह बात समझनी है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब के बाद किसी भी सेंटेंस को पैसिव बनाना है तो आप सबसे पहले वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट के पास जाओ, और क्या करो, ऑब्जेक्ट के पास जाओ और सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा लाओ, यानी ऑब्जेक्ट को लाओ इधर, और जब ऑब्जेक्ट को इधर पैसिव वॉइस बनाने के लिए लाओगे तो कहने का मतलब यह है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। तो ये मी बताओ ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, वर्ब के बाद तो मी हो गया, लेकिन वर्ब के पहले लाओगे तो सब्जेक्ट का काम करेगा, तो मी का क्या करो, आई करो। क्या करोगे, कहो कि गुरुजी आई करेंगे। आई के बाद मेरे बच्चे अब आपको ध्यान ये देना है, बताओ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे हाँ। सब्जेक्ट अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेती है कि नहीं लेती, तो आप कहोगे हाँ गुरुजी लेती है। तो अब ये ध्यान देना है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब में एस लगा हो तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अब एस को हम लोग कहाँ लेके चले, तो आपको याद रखना है कि एस को हम लोग कहाँ ले चलेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ले चलेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज किसका किया जाता है, आई एम का यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग आई एम हमने लिख लिया, आगे आई एम TAUGHT टॉट, आई एम टॉट। अब आप कहोगे गुरुजी आई एम के बाद तो टीचिंग होना चाहिए। याद रखिएगा मेरे बच्चे, जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाओगे
तो किसी भी टेंस में जाएगा, लेकिन अगर पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा जाएगा तो वर्ब हमेशा कैसी लगेगी, तो कहो गुरुजी थर्ड फॉर्म लगेगी। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, आई एम टॉट, और वर्ब के बाद हमेशा प्रीपोजिशन बाय लगा करके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के कहां लिख दो, ऑब्जेक्ट की जगह। तो याद रखना मेरे बच्चे, वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो, इनके बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। अब इसका एक, ये तो मैं भी समझा रहा हूं भी, मैं पूरी तरह से एक एक कैसे हेल्पिंग वर्ब में बदलोगे। मैं थोड़ा सा, मेरी एक आदत होती है कि कहीं अगर मुझे आपको ले चलना है तो मेरी एक आदत होती है कि मैं पहले आपको रास्ता दिखा दूं उधर का, कि ये नहीं कि बाद में आप इधर उधर भटको, अरे कहां जा रहे हैं कहां। आप अपना एक जो है एकदम डायरेक्शन में आपको दिखा दूं कि आपको इसी डायरेक्शन पे चलते जाना है, ठीक है। इसका एक जनरल देखो, एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, इधर देखो। एक्टिव वॉइस का भाई सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, और हमारा क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव वॉइस का हो गया। पैसिव वॉइस का क्या होता है, पैसिव वॉइस का देखिए क्या होता है, सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट को, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर लगाएंगे मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में तो हमको देखना है कि हैज हैव के साथ क्या लगेगा, हैड के साथ और इज एम आर के साथ, ये तो एक्टिव वॉइस में देखेंगे। लेकिन पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चाहे जो हो, हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म, दिमाग में भर लो कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले सब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे, इधर। इसको सब्जेक्ट नहीं मानोगे क्या, ऑब्जेक्ट, और इसको ऑब्जेक्ट नहीं क्या मानोगे, सब्जेक्ट मानोगे। बात समझ में आ गई। ये जनरल सा फॉर्मूला, इसको मैंने अभी आपको बता दिया है। अब जिस तरह से मैंने आपको प्रोनाउन को चेंजेस की, सब्जेक्टिव केस कैसे ऑब्जेक्टिव, उसी तरह से हेडिंग डालिए चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, सभी लोग मेरे बच्चे हेडिंग डाल दो चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, सभी लोग हेडिंग डाल दो चेंज ऑफ टेंस। अब इसमें देखिए, अगर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तब कहां ले चलोगे, अगर आपकी वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आएगी आप तब कहां ले चलोगे, ठीक है। आपका अगर इज, एम या तो आपका आर आ गया तब किस में जाएगा, ये मैं पूरी तरह से एक्टिव वाली बात कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस। इधर चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कहने का मतलब एवी बोले तो एक्टिव वॉइस, ऐसे इधर पीवी बोले तो पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म इज एम आर तो कैसे ले चलोगे, अगर इधर आपका हैज आएगा या हैव आएगा एक्टिव वॉइस में तब कहाँ ले चलोगे, किस में चेंज करोगे। उसके बाद आपको याद रखना है, अगर आपका हैज या हैव बीन आ जाएगा तब आपको क्या करना है। उसके बाद अगर आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, या आपकी डिड आ जाएगा, या आपका वाज या तो क्या आ जाए, वर आ जाए, ठीक है। दिमाग बहुत कायदे से, अगर आपके सामने हैड दे दिया जाए, अगर आपके सामने हैड बीन दे दिया जाए, बात समझ रहे हैं, हैड दे दिया जाए या हैड बीन दे दिया जाए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इनको कैसे चेंज करोगे, बाकी इधर लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए विल, क्या विल दे दिया जाए, या आपको क्या दे दिया जाए, विल या क्या दे दिया जाए, शैल हैव, विल या शैल हैव, क्या करोगे। चलिए इधर समझिए, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसको भी हम लोग ले चलेंगे इज, एम या तो आर में, समझ गए हो। अगर एस या एस फॉर्म आएगी तब भी ले चलेंगे हम कहाँ, इज एम आर में चेंज करेंगे। लेकिन अगर इज एम आर आएगा तो याद रखिएगा, इज एम आर कभी बदल के नहीं जाता है, इज एम आर के साथ क्या लगा दिया जाता है, बीइंग लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, बीइंग लगा दिया जाता है। हैज हैव आएगा तो क्या कर दिया जाता है, याद रखिएगा, जब भी अगर हैज हैव आता है तो हैज बीन या क्या कर दिया जाता है, हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन कर दिया जाता है।
लेकिन जब एक्टिव वॉइस हैज बीन या हैव बीन में होगा तो ये समझ लो कि क्या होता है, ये नो चेंज होता है। यानी कभी भी जिस सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन लगा होगा उसको एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल सकते हो। आगे चलिए, अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तब आपको कहाँ ले चलना है, वाज या वर में बदल देना है। अगर वाज डिड आएगा तब भी हमको वाज या वर में बदल देना है। लेकिन मेरे बच्चे अगर वाज या वर में कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है तो इसको भी उसी वाज वर या कहाँ बदल देंगे, वाज वर के साथ क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। हैड अगर आएगा तो याद रखिएगा हैड को हैड बीन में कर देंगे, लेकिन अगर हैड बीन आएगा तो वो हमारा क्या होगा, वो आप कहोगे गुरुजी नो चेंज होगा। उम्मीद करते हैं। अगर आपका विल आएगा तो याद रखिएगा बच्चे विल बी हो जाएगा, लेकिन अगर विल हैव शैल हैव आएगा तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। दिख रहा कि नहीं सबको, विल हैव बीन या तो क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन। समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बात? बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से लेकर के चलूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, हम हट गए हैं। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक नंबर का मुझे बिल्कुल ध्यान देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। याद रखिएगा एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाओगे। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तब कहाँ ले चलोगे, जल्दी कमेंट में बताओ। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तब कहाँ, ईजेएमआर में। वर्ब की एससीआईएस को कहाँ ले चलोगे, तो वहाँ ईजेएमआर में। ठीक, अगर ईजेएमआर आया हो तो ईजेएमआर के साथ बीइंग लगा देना है, नो चेंज। आगे अगर हैज हैव आएगा तो क्या कर देना है, याद रखिएगा हैज हैव को हैज बीन और हैव बीन कर देना है। अगर आपको कभी भी हैज बीन या हैव बीन आएगा यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन आए तो कसम खा लो कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आगे चलिए, अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो याद रखिएगा उसका क्या हो जाएगा, वो वाज वर में जाएगी। अगर डिड आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो वो भी वाज वर में जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर मेरे बच्चे याद रखिएगा वाज वर में लिखा है तो उसको कभी भी वाज वर्ब से अलावा नहीं ले जाओगे, यानी उसको वाज वर में ही रखोगे, केवल और केवल क्या जोड़ दोगे, बीइंग जोड़ दोगे। बस बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर हैड एक्टिव वॉइस में आया है तो हैड बीन में बदल देना है, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में हैड बीन दिया गया है तो पैसिव में याद रखना उसको नो चेंज। यानी जिस सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन होगा या हैड बीन होगा या विल बी शैल बी होगा या विल हैव बीन शैल हैव बीन होगा, इनका कभी भी मेरे बच्चे पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो विल को कहाँ देख सकते हो, विल को हम लोग विल बी में ले जाएंगे और इसका विल या विल हैव या शैल हैव को कहाँ ले जाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन में। इनको बहुत कायदे से आप रट लीजिए क्योंकि आगे पूरी की पूरी बातें मेरे बच्चे इन्हीं पे टिकी हैं और जब तक आप इनको नहीं समझ पाओगे तब तक बाकी की बातें समझना बहुत नामुमकिन है। तो चलिए हटा देते हैं, अब इसको हटा देते हैं और अब सीधे हम लोग चलेंगे अपने सेंटेंसेस की तरफ, बहुत ही एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, एकदम बढ़िया रूल्स की तरफ चलेंगे। तो सभी लोगों को एकदम ध्यान से देखना है, वॉइस को एकदम उड़ा देना है बिल्कुल आपको। चलिए देखते हैं भाई आगे की बातें, आगे की बातों को समझना है। अब इधर देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक आपके सामने लिख दिया जाए राइटिंग, इसको क्या करोगे, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। एक आपके सामने लिख दिया जाए राइट्स, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो। एक आपके सामने प्ले लिख दिया जाए, बताओ इसका पैसिव क्या बनेगा, जल्दी जल्दी इन वर्ब का पैसिव बना के दिखाइए, जल्दी जल्दी से इनको दिखाइए बना के। एक आपके सामने राइट्स
दूसरा वो राइटिंग, सॉरी पहला राइटिंग, दूसरा राइट्स और तीसरा प्ले। मेरे बच्चे 3 वर्ब आपके सामने दी गई हैं, तीनों को पैसिव में कैसे बनाओगे जल्दी जल्दी से कमेंट में छाप दो। तो आप कहोगे गुरुजी अगर पैसिव बनाएंगे तो कभी राइटिंग नहीं, क्या करेंगे, रिटन करेंगे, और वर्ब के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई, और बाई के बाद जो एक्टिव में इधर सब्जेक्ट होता है हम लोग क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को ले आएंगे। ठीक, राइट्स आया है, राइट्स नहीं मेरे बच्चे क्या करोगे, इसको भी रिटर्न करोगे, बाई करोगे और क्या बनाओगे, सब्जेक्ट करोगे। प्ले, प्ले नहीं मेरे बच्चे क्या करोगे, इसको प्ले को प्लेड करोगे, बाई लगाओगे, और जो इसके इधर कोई सब्जेक्ट होगा तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को लिख देंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको इसको जाहिर कर दूंगा कि इससे आसान आपको कुछ लगेगा ही नहीं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए चौथे का। एक मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए गो का। चलिए गो का बनाइए जल्दी से सभी लोग, गो का बनाइए। गो का तो याद रखिएगा थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन लिखेंगे इसको, उसके बाद बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, उसके बाद आगे का जो इधर का इसके पहले जो सब्जेक्ट दिया होगा हम लोग बाई लगा के उसको लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप सबके समझ में आई होंगी, और सभी साथी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जय हिंद का जयकारा लगा दें और अपने साथियों को जी जान से जोड़ते रहें। सभी लोग जितने भी साथी सेशन पर जुड़े हैं वो सभी मेरे बच्चे सेशन को लाइक जरूर करें और अपने साथियों में सेशन को शेयर जरूर करते चलें। तो चलिए अब यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई तो मैं बात आगे की करूंगा। ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे आपको मिलेगा यहां पे कि पेपर में सेम उसी तरह टकराएगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, 10 सेकंड के अंदर आपको टिक कर देना है। चलिए आगे की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए सभी लोग एक्टिव वॉइस का। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग हर, आई एम टीचिंग हर। एक ये पहला है, इसको चलिए पैसिव में बनाइए। दूसरा देखिए एक्टिव वॉइस का, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापते रहें, मुझे मत देखिए। अगला देखिए आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू। तीसरा एक्टिव वॉइस देखिए क्या है, तीसरा लिखिए, तीसरा सभी बच्चे लिखें। यू हैड नहीं, आई हैड ही लिखो। आई हैड टॉट यू, यहां भी हर करिए क्योंकि अभी मैं आपको केवल और केवल सिखाने का काम करूंगा। सब कहीं हर करिए, अगर यू करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हर करिए। अगला एक और लिखिए, चौथा एक्टिव वॉइस का, चौथा लिखिए आई रेड, आई रीड हर। अच्छा टीच लिखा है क्या यहां पे, कोई बात नहीं भाई, चलो टीच कर देंगे। टीच नहीं भाई, टॉट करेंगे ना, सेकंड फॉर्म टॉट हर। पांचवा एक और लिखिए, आई टीच हर। आपके सामने जितने 5 मैंने लिख दिया बहुत ही आसान सी भाषा में, और इन सब का पैसिव आपको बनाना है। जल्दी जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरी बात को समझिएगा सभी लोग। बताओ मुझे, इसमें सबसे पहले इन सब का बनाना है पैसिव, सब का पैसिव, सब का पैसिव बनाना है। ठीक है, सबको पैसिव में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहले पहचानो वर्ब। तो आप कहोगे गुरुजी ये वर्ब है, इसमें वर्ब ये है, इसमें ये वर्ब है, और ये यहां पे ये वर्ब है, और यहां पे ये वर्ब है। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि आपको वर्ब पहचानना है, और जैसे पता चल गया कि ये वर्ब है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाओ, सब्जेक्ट। यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब में लिखो सी। भाई सब का ऑब्जेक्ट हर है कि नहीं,
और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाओगे, और जब इसको सब्जेक्ट की जगह लाओगे तो हर नहीं, हर का सब्जेक्टिव क्या, सी। सबसे पहले बच्चे सब में सी लिखो, सब में पहले सी। इतनी आसान सी भाषा में बताऊंगा कि जीवन में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जरा बताओ, जब भी इज एम आर आएगा तो काहे में जाएगा? आप कहोगे गुरुजी इज एम आर आएगा तो इज एम आर प्लस बीइंग हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, सी इज बीइंग हो जाएगा। हैव आया है तो क्या हो जाएगा? अगर कभी भी है जाएगा या हैव आएगा तो हैज बीन में चला जाएगा, तो यानी सी हैज बीन, सी हैज बीन। अगर हैड आएगा तो याद रखना हैड हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। हैड आएगा तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। अगर कभी भी टॉट यानी सेकंड फॉर्म आएगी तब भी क्या कर देना है, वाज वर में बदल देना है। अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो काहे में, इज एम आर में कर देना है। यानी यहां तक की बातें हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। अब मेन वर्ब टीचिंग लिखा है, टीचिंग नहीं, हमको क्या लिखना है, टॉट लिखना है। क्या, टॉट। यहां पर भी हमको क्या, सब में टॉट लिखो। सब में क्यों? क्योंकि मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, मेन वर्ब की हमेशा मेरे बच्चे याद रखिएगा कैसी फॉर्म लिखी जाती है, तो थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। हम लोगों ने इतने पूरे को कंप्लीट कर लिया। अब बताओ यही बचा कि नहीं? सब में, सब में यही बचा। अब इसको उधर ले जाना है तो सब में पहले बाई लगाओ, सब में बाई लगाओ। बाई लगाने में कोई कसर मत रखो, और बाई लगाओगे तो उधर आई का क्या करो, मी, मी। सब में बच्चे मी लगा दो, सब में मी लगा दो। उम्मीद करते हैं कि बताइए, जोरदार कमेंट करके आयु समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को इससे आसान सी भाषा में बेटे अब आपको वॉइस कभी नहीं मिल सकता है, इसलिए आपको पहले मुझे कमेंट करके बताना है क्या इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रही। जल्दी से देखिए, समझिए और आगे की बात करें। फिर जल्दी से देखिए, समझिए, उसके बाद मैं आगे एग्जाम्पल पे आपको लेके चलूं। बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस समझ में नहीं आएगा इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा आपको लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ही ट्रिक बेस्ड बातें समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए हटा दिया जाए इसको, चलिए इसको मैंने हटा दिया। अब मैं बात आगे की करूंगा। चलिए अब मैं आगे की बात कर रहा हूं भाई। अगला एक क्वेश्चन आपको लिखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रामू वाज ड्राइविंग अ कार, रामू वाज ड्राइविंग अ कार, एक क्वेश्चन ये। दूसरा इसका बेटा सभी लोग पैसिव वॉइस बनाइए जल्दी से। ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में जल्दी से बदलिए। अगला एक्टिव वॉइस में और लिख रहा हूं आपके सामने, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन। लिखिए, अभिषेक लाइक्स, अभिषेक लाइक्स, अभिषेक लाइक्स शिवानी। चलिए ये आपके सामने, बस आपको इन तीनों को बना देना है, ज्यादा आपको कोई उसमें घबराहट में नहीं पड़ना है। एक आप जरा फ्यूचर वाला ले लीजिए भाई। अगला लिखिए, ये हमारा दूसरा हो गया, इसको बनाइए तीसरा। एक्टिव वॉइस है, इसको बनाना है, ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। चलिए इनको जल्दी से आप इन तीनों का बना दीजिए। बिल्कुल ये लास्ट रूल चल रहा है, आज की लास्ट ये बातें हैं। चलिए जल्दी जल्दी से इनको बदल के दिखाइए सभी लोग। तो कुछ नहीं करना है, वर्ब का पता लगाओ, वर्ब का पता लगाओ। अभिषेक लाइक नहीं बेटा, लाइक्स, सॉरी, ठीक है। वर्ब का पता लगाओ। ये सब की सब हमारी क्या है, वर्ब मिली कि नहीं मिली? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इधर लाओ आकार को, इसमें, इसमें किसको लाओ, शिवानी को इधर लाओ, इसमें द वर्क को इधर लाओ, एक एक तरफ से। अब बताओ ये वाज में है तो आकार वाज बीइंग, आकार वाज बीइंग, शिवानी
इज लाइक का क्या, शिवानी, पहले इज लगाओ, अभी वर्ब ना लगाओ, शिवानी इज करो, हैव है, द वर्क हैज, यहां पे ही विल हैव है तो क्या करोगे, द वर्क विल हैव बीन करोगे। क्यों, क्योंकि विल हैव शैल हैव को कहां ले चलोगे, विल हैव बीन शैल हैव बीन में। ठीक है, आगे देखो इसमें भाई, वाज बीइंग, ड्राइविंग का क्या होगा, कुछ ना करो, ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या, ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म लगा के क्या करो, बाई लगा दो, और उसके बाद क्या होगा, राम का तो राम ही लिखा जाएगा, लाइक का थर्ड फॉर्म लगा दो, थर्ड फॉर्म लगाने के बाद कुछ ना करो, बाई लगा दो, और बाई के बाद क्या करोगे, उसी किसको, अभिषेक को लिख दो, किसको लिख दो, अभिषेक को लिख दो। ठीक, इधर देखो कंप्लीटेड वही लिखा है तो कंप्लीटेड लिख दो, बाई लगा दो, उसके बाद क्या करोगे, आप ही को कैसे लिख दोगे, हिम लिख दोगे। ठीक है, अब इतना काम मैंने आपके लिए दिया है कि केवल इसकी थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, बाकी का ये एक्टिव से पैसिव में बन गया। यानी राम वाज ड्राइविंग अ कार, राम एक कार चला रहा था, तो क्या हो जाएगा, आ कार वाज बीइंग। ठीक, इसका थर्ड फॉर्म लगाओ, बाई राम, अभिषेक लाइक्स शिवानी, अभिषेक, ठीक, क्या हो जाएगा वो, सॉरी, शिवानी को इधर लाओगे, शिवानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, शिवानी के साथ इज। ठीक, लाइक का थर्ड फॉर्म लगाओ, बाई अभिषेक। ठीक, ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, कुछ ना करो, द वर्क को ले आए हो, द वर्क, ये हो गया सब्जेक्ट, विल हैव आया है तो किस में बदलोगे, ये पूरा वर्ब है आपका, यहां से विल हैव को कहां ले चलोगे, विल हैव बीन, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ये आप जानो, बाई लगा के उसी तरह से क्या कर दो। समझ में बातें आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत किसी को, बताओ जोरदार कमेंट करके कि नो सर आई हैव नो प्रॉब्लम। जल्दी से जोरदार कमेंट करके बताओ, एकदम एक सच्चे सिपाही की तरह, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि ये पूरी की पूरी मेहनत आपके फ्यूचर के लिए है। चलिए, नोट हो गया बच्चा, इधर हो गया, ठीक, चलिए चलिए जल्दी से, जो चीजें आपको नहीं आती हैं उनको पढ़ने के लिए अंग्रेजी में मेरे साथ लगिए, आपको पता नहीं चलेगा कि कब हमने आपको एकदम रट्टा मरवा दिया है। चलिए आगे की बात करेंगे, आगे की बात ये करेंगे, चलिए अगली बात देखिए, वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। यानी बात आज मैं आपको अब बताऊंगा यहां से कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें डबल ऑब्जेक्ट मिल जाता है। क्या, डबल ऑब्जेक्ट, तो उनको कैसे करोगे, देखिए बिल्कुल आपको याद रखना है, डबल ऑब्जेक्ट यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, वर्ब प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपके ऑब्जेक्ट दो तरह के, ऑब्जेक्ट का काम दो तरह से होता है। एक तो ऑब्जेक्ट का काम लिविंग करता है, और वो भी लिविंग में एक पर्सन होता है। एक ऑब्जेक्ट का काम या तो क्या करता है, या तो नॉन लिविंग करता है, और या तो क्या करता है, एनिमल करता है। याद रखिएगा, इसको आप बोल सकते हैं लाइफफुल, इसको आप बोल सकते हैं लाइफलेस, लाइफलेस, लाइफफुल। जिसको आप हिंदी में सजीव कह सकते हैं, इसको आप हिंदी में निर्जीव कह सकते हैं। बात यह है कि एनिमल तो है सजीव ही, लेकिन बच्चा याद रखिएगा इसको माना नॉन लिविंग में जाता है हमेशा। यानी ऑब्जेक्ट आपके दो तरह के होते हैं, एक लिविंग पर्सन भी हो सकता है, एक नॉन लिविंग भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा जो लिविंग पर्सन आपका होता है, इस वाले को अगर लिविंग पर्सन ऑब्जेक्ट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ये नॉन लिविंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
यानी कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट का काम दो तरह की चीजें कर सकती हैं। एक लिविंग में जो पर्सन होता है, पर्सन में सिर्फ दो जेंडर आते हैं, या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनिन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लिविंग पर्सन या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा या तो आपका नॉन लिविंग या एनिमल करेगा। जब लिविंग पर्सन करेगा तो सजीव मानोगे, अगर लिविंग पर्सन ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानोगे। अगर आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का काम या एनिमल करेगा तो उसको कैसा मानोगे? डायरेक्ट मानोगे। जैसे कहने का मतलब कह दिया जाए एक बुक, तो बताओ बुक कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? बताओ आयुष, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये डायरेक्ट है ना। यानी कहने का मतलब अगर कोई नॉन लिविंग या लिविंग आए तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट माना जाएगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर बताओ कैट आया, इसको डायरेक्ट मानोगे कि इनडायरेक्ट मानोगे? क्या मानोगे? इनडायरेक्ट इसको मानोगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मानो अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए आयुष, तो बताओ इसको डायरेक्ट मानोगे कि इनडायरेक्ट मानोगे? इसको इनडायरेक्ट मानोगे, क्योंकि जब कोई सजीव होता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो उसे कौन सा ऑब्जेक्ट मानते हैं? उसे हम लोग मानते हैं इनडायरेक्ट। कैसा? इनडायरेक्ट। क्या मानेंगे इसको? इनडायरेक्ट। इसको इनडायरेक्ट मानोगे, इसको मानोगे डायरेक्ट। ठीक, समझ लो कायदे से। यानी जो नॉन लिविंग या एनिमल होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट मानते हैं। कैसा मानते हैं? डायरेक्ट। और लेकिन जो पर्सन होता है उसको हम लोग कैसा मानते हैं? इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई? एक जरा इस तरह का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसको जल्दी से बदल के दिखाइए। जल्दी से लिखिए। I gave him a book. I gave him a book. चलिए, I gave वर्ब के बाद एक हिम आ गया, एक आपका क्या आ गया? a book। बताओ आयुष, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। और बताओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पर्सन है। ही एक पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सन, और पर्सन बोले तो आदमी। इसको बनाने के लिए देखो क्या करोगे? ही करोगे, उसके बाद क्या करोगे? सेकंड फॉर्म आई है तो ही वाज गिवन। ही वाज गिवन, ही वाज गिवन बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी, आ बुक। ही वॉज गिवन बाई मी आ बुक। एक तो बदलने का तरीका ये हो गया, यानी हम लोगों ने पहले किसको? इस वाले को माना, लेकिन दूसरा मान लो हम आ बुक को मेन माने, तो आ बुक वाज गिवन बाई, आ बुक वाज गिवन बाई किसके? मी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? बताओ। इस तरह से, और इसको करने के और कई तरीके हैं, लेकिन और ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां पे देखो भाई, जैसे ही आपने मान लिया किसको? आप बुक को, आप बुक को आपने किधर कर दिया? सब्जेक्ट की जगह पर। आप बुक के साथ हमने क्या लगा दिया? जब वाज लगा दिया। वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद हमने प्रीपोजिशन लगा दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया? इसको लगा दिया, हिम को क्या कर दिया? हिम को लगाओ, या यहां पे क्या? मी लगा दो। ठीक है, इसको लगा दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका एक हिम और बच रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहां तक की बातें मुझे उम्मीद है कि आप सबको एकदम कायदे से समझ में आई होंगी। तो बताओ, अच्छा सभी लोगों को बताना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आता है, ठीक है, लेकिन बताओ अच्छा लिविंग पर्सन ऑब्जेक्ट होगा तो कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? तो आप सबको बताना है कि वो होगा इनडायरेक्ट। कैसा? इनडायरेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का काम कौन करे? ऑब्जेक्ट का काम अगर नॉन लिविंग करेगा तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। और पर्सन करेगा तो गलत। इसीलिए कहते ध्यान दो, अगर पर्सन करेगा तो वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? पर्सन करेगा तो इनडायरेक्ट होगा, और थिंक या एनिमल करेगा तब डायरेक्ट होगा। इस बात को याद रखना एकदम। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से सभी लोग। तो चलिए, कल के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको इसे घर से करके लाना है सबको। चलिए लिखिए, आई मेड
हर मॉनिटर, मॉनिटर ना लिखो, लीडर लिखो। आई मेड हर लीडर, आई मेड हर लीडर, आई मेड हर लीडर। इसको कल सभी को बना के लाना है, कल की क्लास में यहीं से शुरू होगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आप सबके समझ में आई होगी। बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।